नमस्कार मित्रों। चर्चा में आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य के विषय में चर्चा करेंगे या बातचीत करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपसे है कि आप अपने इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। अपने इस चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें, यही आपसे निवेदन है। अब हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आदर्श राज्य किसे कहते हैं। आधुनिक समय में या वर्तमान काल में आदर्श राज्य उसे कहा जाता है जहाँ पर या जिस राज्य में सरकार द्वारा जन केंद्रित उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है। जैसे शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, चुनाव लड़ने व निर्वाचित होने का अधिकार, सबको मताधिकार प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएं, जिससे जनता का विकास संभव हो सके। ऐसे राज्य को आदर्श राज्य कहते हैं। और इस आदर्श राज्य की ध्येय की पूर्ति या उद्देश्य की पूर्ति विश्व स्थित जो जनतांत्रिक राज्य हैं, जिनके यहाँ जनतांत्रिक शासन स्थापित है, वैसे ही राज्य को आदर्श राज्य वर्तमान काल में कहा जा सकता है या कहा जाता है। किंतु प्लेटो का राज्य इससे भिन्न है। जिसमें प्लेटो एथेंस में था, उस समय जनतांत्रिक शासन प्रणाली नाम के लिए ही लागू थी। जैसे संसार में कुछ तानाशाह आज से कुछ वर्ष पहले थे, जो अपने आप को जनतांत्रिक पद के नाम से संबोधित कराना चाहते थे। उसी प्रकार एथेंस में जनतांत्रिक शासन प्रणाली लागू थी और वहाँ के शासक अलोकप्रिय शासक थे। जनता का दमन करना उनके हित का विषय माना जाता था। और जिस प्रकार सोफिस्टों ने उन्हें शिक्षा दी थी, वह शिक्षा से उनके द्वारा दमनात्मक कार्य ही हो रहा था। कुल मिलाकर वह ऐसी शिक्षा दे रहे थे कि किसी प्रकार से कार्य करके आप दंड से बच सकते हैं। अरे कुल मिलाकर छल बल कौशल से वह उस समय शासक वर्ग अपने हित की साधना कर रहे थे। प्लेटो ने इस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसका नाम है आदर्श राज्य का सिद्धांत। आदर्श राज्य किस प्रकार के होने चाहिए, उसके महत्वपूर्ण गुणों पर भी प्लेटो ने विचार किया है, जिसकी चर्चा अब हम आरंभ करेंगे।
आदर्श राज्य पर दार्शनिकों का शासन होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को प्लेटो ने दार्शनिक माना है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ गए हों, जिनका ज्ञान निरपेक्ष हो, जो आत्मकेंद्रीयता से प्रभावित न हो, जो जनप्रिय हो, ऐसे लोगों को प्लेटो ने आदर्श राजा या आदर्श शासक माना है। और जिस राज्य में ऐसी व्यवस्था कायम है, माने आदर्श शासक जिस राज्य पर शासन करते हों, वैसे राज्य को आदर्श राज्य कहा जाएगा या कहा जा सकता है। और आगे कहता है कि राज्य को एक सूत्र में बांधने के लिए न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार प्लेटो ने राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, स्वाभाविकता के आधार पर, जैसे उत्पादक वर्ग जिनका कार्य उत्पादन करने का है, जिनका कार्य सैनिक व शासक वर्ग के लिए संसाधन जुटाने का कार्य है, वैसे वर्ग को कहते हैं उत्पादक वर्ग। सैनिक वर्ग नंबर 2, दूसरा वर्ग का नाम है सैनिक वर्ग, जिनका कार्य राज्य में शासन करना, माने जो स्वाभाविक रूप से जिनके अंदर स्वाभाविक गुण ही रक्षा करना है, ऐसे व्यक्ति को सैनिक कहते हैं। नंबर 3, जो बुद्धि से प्रधान है, जो निर्लिप्त बुद्धि के स्वामी हैं, निष्पक्षता जिसमें पाई जाती है, समस्त स्वार्थ से ऊपर उठ गए हों, जिनके अंदर व्यक्तिगत कोई स्वार्थ न हो, ऐसे व्यक्ति को आदर्श शासक या दार्शनिक शासक कहते हैं, या ऐसे लोगों को शासक वर्ग में शामिल करते हैं। तो इस अवस्था को लागू करना एक न्यायपालिका का कार्य, एक न्यायिक संस्था का कार्य है। तो इस आधार पर प्लेटो ने कहा कि राज्य को इस व्यवस्था के माध्यम से एक सूत्र में बांधा जा सकता है और इस कार्य में न्यायिक संस्था महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकेगी। कुल मिलाकर अब कहता है, आदर्श राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा जाना, वही बात है जिसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी। उत्पादक वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग। मैंने राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित कर देना अनिवार्य होगा। ऐसी व्यवस्था को आदर्श राज्य कहा जाएगा। शिक्षा का विषय परिवार का न होकर राज्य का विषय माना जाएगा। परिवार मैंने प्लेटो ने क्यों कहा कि शिक्षा का विषय परिवार का न होकर राज्य का विषय होगा, पहले तो हम इस बात को जान लें। जिस समय प्लेटो युवावस्था में था, या जिस समय प्लेटो की समझने की क्षमता विकसित हो गई थी, उस समय वह पाता है कि सोफिस्ट लोग जिनकी ख्याति व्यक्तिगत स्तर पर एक विश्वविद्यालय के समान थी, ऐसे लोग अपने अपने घरों में लोगों को शिक्षा दिया करते थे। जो साधन संपन्न थे उन्हें शिक्षा दिया करते थे और उनका शिक्षा
माने उनके द्वारा दी गई शिक्षा समाज को भ्रष्ट करने का कार्य करता था, राज्य को भ्रष्ट करने का कार्य करता था। उनकी शिक्षा ही ऐसी होती थी कि भ्रष्टाचार करके, अलोकप्रिय कार्य करके किस प्रकार वाक शक्ति से अपने आप की रक्षा कर ली जाए, मात्र इसी प्रकार की शिक्षा सोफिस्ट लोग दिया करते थे अपने अपने घरों में। तो इस आधार पर प्लेटो ने कहा कि जो पारिवारिक शिक्षा, जो परिवार का जो शिक्षा का विषय है, जो छोटे छोटे परिवार जो सोफिस्ट जो हैं अपने यहाँ लोगों को शिक्षा देते हैं, ऐसी व्यवस्था का अंत कर देना चाहिए। इसलिए कहता है कि शिक्षा देना कोई परिवार का कार्य नहीं है, राज्य का कार्य है। कहता है कि राज्य का अगर कार्य शिक्षा देने का हो जाए तो सभी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो सकेगी, ऐसी बात प्लेटो कहता है। और शिक्षा का सिद्धांत प्लेटो ने रिपब्लिक में दिया है, उसके विषय पर भी हम चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। तो कहता है कि जिस प्रकार रिपब्लिक में जो शिक्षा का सिद्धांत का निर्माण किया गया है, उसी आधार पर शिक्षा दी जाए, और यह शिक्षा देने का कार्य मात्र राज्य का विषय है, किसी और का नहीं। और एक और महत्वपूर्ण बात कहता है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूं। यूथ पर ऐसे साहित्य जो गलत प्रभाव डालते हैं, वैसे साहित्य पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उस समय वैसे साहित्य के भरमार थे एथेंस में, अगर नहीं होता तो प्लेटो इस तरह की बात करता ही नहीं। तो ऐसे साहित्य पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए जिससे नवयुवक लोग प्रभावित होते हैं या उनकी मानसिकता रोग युक्त होती है, जिससे चरित्र का गंदा हो, जिस साहित्य से चरित्र गंदा हो, ऐसे साहित्य पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और हम लोग के भी अध्यापकों ने ऐसी ही शिक्षा दी कि जो उसी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए जो हमारे जीवन के विकास में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। तो हो सकता है वैसे साहित्य के उस समय भरमार थे, जिसके कारण इस प्रकार की बात प्लेटो ने करी है। और प्लेटो कहता है सैन्य व शासक वर्ग पर साम्यवाद लागू करना। नंबर 1, संपत्ति के आधार पर। प्लेटो कहता है कि जो सैनिक व शासक वर्ग हैं, उनकी कोई अपनी संपत्ति नहीं होगी, उनके लिए राज्य ही व्यवस्था करेगा संपूर्ण जीवन यापन का। व्यक्तिगत संपत्ति भ्रष्टाचार की जननी होती है, ऐसा प्लेटो का मानना है। और परिवार विषयक साम्यवाद, इससे भी सैनिक व शासक वर्ग को मुक्त कर देता है। वह कहता है कि
इन दो वर्गों के लिए परिवार निषेध होना चाहिए, तभी जो है अपना संपूर्ण कार्य राज्य के लिए कर सकेंगे। और परिवार के मोह में सैनिक व शासक वर्ग भ्रष्टाचार किया करते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना है। इसलिए कहता है कि सैनिक व शासक वर्ग के लिए साम्यवाद का सिद्धांत लागू करना चाहिए। इसकी भी चर्चा मैं आगे के वीडियो में करूंगा। और कहता है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। उस समय भी पुरुष प्रधान समाज स्थापित था। उस समय भी स्त्रियों को किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्य में भाग लेने का अधिकार नहीं था, जैसे सैनिक व शासन वर्ग में शामिल होने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए कहता है कि स्त्रियों के पास भी वही बुद्धि होती है जो बुद्धि पुरुष के पास होती है। स्त्रियां किसी प्रकार से पुरुष से कमजोर नहीं होती है बुद्धि कौशल में, इसलिए उन्हें भी बाहर जा करके हर प्रकार के कार्य करने का अधिकार होगा, चाहे शासन के क्षेत्र में कार्य हो, चाहे सैन्य के क्षेत्र में कार्य हो, उन्हें भी ऐसा कार्य करने का अधिकार है। और कहता है कि प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य का जो शासक होगा वो सर्वाधिकारवादी होगा। उसके पास हर प्रकार के राजनीतिक व न्यायिक कार्य करने की क्षमता व्याप्त होगी, माने इस प्रकार के सारे अधिकार उसके पास होंगे। अगर ऐसा नहीं हो, राजा पर किसी प्रकार का अंकुश स्थापित किया जाएगा तो आदर्श राज्य की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि जिस सर्वाधिकारवादी शासक की बात प्लेटो करता है वह एक दार्शनिक राजा ही हो सकते हैं, और दार्शनिकों पर किसी प्रकार का बाह्य अंकुश लगाना, उनके अधिकार में कटौती करके अंकुश लगाना, वह आदर्श राज्य के लिए अहितकारी होगा। इसलिए आदर्श राज्य के लिए सर्वाधिकारवादी एक दार्शनिक शासक अनिवार्य हो सकते हैं। मित्रों, आज की चर्चा यहीं तक। अब मैं आगे के इस विषय में चर्चा आगे के वीडियो में करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।